Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the topic Introduction to Polymer Chemistry. We have already made few videos on this topic. If you have missed those videos, you can click on the I button above and then see those videos and come back to this video. So, today we are going to study some of the important polymers. Out of that, we are done with rubber in the last video, and today we are going to continue with the remaining one. So, the first polymer that we are going to study today is polythene. अब पॉलीथीन होता क्या है? पॉलीथीन एक सबसे सिंपल कॉमनली यूज्ड करने वाला हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक है. ठीक है, तो क्या है? हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक. उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर है CH2-CH2 दैट इज इथिलीन का वो पॉलीमर है, इसलिए उसका नाम है पॉलीइथिलीन. क्योंकि पॉली मीन्स मेनी, इथिलीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज होके पॉलीइथिलीन बनाता है, जिसको आयुर्वेदिक नेम है पॉलीथीन. पॉलीथीन दो टाइप का है. लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसे LDP कहते हैं. सेकेंड है हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसे HDP बोलते हैं. लो डेंसिटी पॉलीथीन दैट इज LDP, ये कैसे बनता है? ये बनता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलीइथिलीन है तो ऑफ कोर्स वो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन से ही बनेगा. तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर पॉलीमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड्स एज इनिशिएटर. मतलब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन वाला रिएक्शन फॉलो करता है, जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू ये एडिशन रिएक्शन होता है, जो इथिलीन दूसरे इथिलीन के साथ जुड़ता जाता है, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर. और साथ ही साथ उसके चाहिए होता है इनिशिएटर, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस के लिए इनिशिएटर्स जरूरी है. तो इनिशिएटर्स हैं O2 गैस और पेरोक्साइड. ठीक है, अब ये क्या होता है, एक दूसरे से पॉलीमराइज होते वक्त वो ब्रांचिंग को भी लीड करता है. ठीक है, तो ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, और इसकी वजह से ब्रांचिंग होने की वजह से ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसके चेन्स लूजली हेल्ड होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस में अच्छे से टाइटनिंग नहीं हो सकता, अच्छे से फिटिंग नहीं हो सकता. स्ट्रेट चेन ज़्यादा अच्छे से टाइट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फिट होते हैं, पर ब्रांचेस आ गए तो लूजली हेल्ड होते हैं, और इसलिए इस पॉलीमर की डेंसिटी लो होती है, और इसलिए इसे कहा जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में लो डेंसिटी होती क्यों है? क्योंकि उसमें ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचिंग की वजह से उसकी चेन लूजली हेल्ड होती है. यदि हम प्रॉपर्टीज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो LDP फिल्म्स एक्चुअली एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी लो होती है, उनकी चेन्स लूजली हेल्ड होती है, इसलिए वो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं. बट साथ ही साथ वो टफ और केमिकली इनर्ट होते हैं. वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, उनको मॉइस्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. उनका मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ LDP. तो LDP एक्चुअली मेनली यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स. ठीक है, तो LDP का यूज़ कहाँ किया जाता है? पाइप्स बनाने में. किस तरह के पाइप्स बनाने में? एग्रीकल्चरल पाइप्स, जो खेतों में पानी पटाने के लिए जो पाइप लगते हैं उस टाइप के पाइप्स के लिए. इरिगेशन मतलब खेतों में ही पानी देने के लिए. ये डोमेस्टिक पाइपलाइन, जो घरों में पाइपलाइन बनती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए ये LDP का यूज़ होता है. LDP का यूज़ इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए भी किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसके लिए भी LDP यूज़ किया जाता है.
एलडीपी और सबमरीन केबल की इंसुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे मॉइस्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सबमरीन में भी ये यूज़ किया जा सकता है। ये एक्सक्रूबरेटेड फिल्म्स और शीट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये शीट्स के काम क्या होता है? फॉर पैकिंग एंड हाउस होल्ड यूजेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्क्वेज बॉटल्स एंड अट्रैक्टिव कंटेनर्स। तो एलडीपी का ये भी यूज़ है कि अट्रैक्टिव कंटेनर जो किचन्स में रखे जाते हैं, स्क्वीज वाले बॉटल्स, या फिर हाउस होल्ड के कुछ पैकिंग के लिए भी ये एलडीपी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दैट इज एचडीपी। ये पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर है विथ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन लो डेंसिटी का क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पैकिंग क्लोज नहीं होती है ब्रांचिंग के वजह से। बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं उनमें हाई डेंसिटी, क्योंकि उसमें होती है क्लोज पैकिंग, और वो है लीनियर पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन वाली चेन एक दूसरे को जुड़ती जाती है विदाउट एनी ब्रांचिंग। HDP होता है पोलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये एक जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। वो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? ट्राई इथिन एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड मीन्स TiCl4 प्लस ट्राई इथिल एल्यूमिनियम, दैट इज Al, ठीक है, C2H5 थ्राइस। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट के अंडर जो पॉलीमराइजेशन होता है इथिन का, वो स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन और प्रेशर 6 to 7 एटमोसफियर, और वो देता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन एक्चुअली क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 144 to 150 डिग्री सेल्सियस। वो स्टिफ होता है एलडीपी से, क्योंकि एलडीपी फ्लेक्सिबल है बट एचडीपी स्टिफ है। उसमें भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और हार्डनेस होता है। ये भी बहुत सारे केमिकल्स को रजिस्ट होता है, एलडीपी से ज़्यादा ये केमिकल्स को रजिस्ट होता है, और इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन बहुत यूज़फुल है। यूजेस की बात करें तो एचडीपी यूज़ होता है टॉयज़ के मैन्युफैक्चर के लिए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे आपके घर के बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, उसके लिए एचडीपी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल्स और एनवायरनमेंट को रेजिस्टेंट है। It is even used for preparing laboratory wares and other objects with high tensile strength and thickness is required. तो ऐसे कोई केमिकल स्टोर करने के लिए जो कंटेनर चाहिए होता है, तो उसके लिए भी एचडीपी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और ये बहुत सारे केमिकल्स को रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है टेफ्लॉन मतलब क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, टेफ्लॉन का मोनोमर कौन है? टेफ्लॉन का मोनोमर है ऑफ कोर्स टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, तो टेट्रा मीन्स 4 फ्लोरीन, ओके, 4 फ्लोरीन दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो ये हो गया 4 फ्लोरीन दैट इज टेट्राफ्लोरो, और इथिलीन मीन CH2 तो इथिलीन में आप दोनों साइड के मतलब चारों हाइड्रोजन्स को आप रिप्लेस कर दीजिए फ्लोरीन से, तो बन जाएगा टेट्राफ्लोरो इथिलीन, और ये टेट्राफ्लोरो इथिलीन का पॉलीमर जो है उसे कहते हैं टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन गैस होता है रूम टेम्परेचर में, उसको पॉलीमराइज किया जाता है बाय एडिशन रिएक्शन, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और इसके लिए वापस इनिशिएटर आपको चाहिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फिर अमोनियम पर सल्फेट। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए आपको टेट्राफ्लोरोइथिलीन को एडिशन रिएक्शन थ्रू पॉलीमराइज करना होगा, जिसके लिए आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपको इनिशिएटर चाहिए। आपका इनिशिएटर है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फिर अमोनियम पर सल्फेट अंडर हाई प्रेशर, और आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन बन जाएगा टेफ्लॉन। प्रॉपर्टीज की बात करें टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन बहुत ही टफ है,
वो केमिकली इनर्ट मटेरियल है, मतलब वो ज़्यादातर केमिकल से रिएक्ट नहीं होता, वो रेजिस्टेंट टू हीट है, उसे हीट से भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो करोजिव रिएजेंट जैसे एसिड या मॉइस्चर से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी एफ बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ब्रेक करने के लिए, और इसलिए उन पे कोई बेस या कोई भी ज़्यादातर केमिकल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसलिए टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट होता है। टेफ्लॉन की बात करें, वो इतना केमिकली इनर्ट है और हीट रेजिस्टेंट है, इसलिए वो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए या फिर ऑयल के सील्स बनाने के लिए, गैसेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर कौन है? एक्रिलोनाइट्राइल। वापस यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल के स्ट्रक्चर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH है, नाइट्राइल मीन्स CN, एक्रिलो मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। इसका पॉलीमराइजेशन होगा बाय एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए इनिशिएटर चाहिए जो है परऑक्साइड, और वो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल फॉर्म करेगा। पॉली मीन्स मेनी। एक्रिलोनाइट्राइल जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है वो ऊल की तरह दिखता है, और इसलिए ये आर्टिफिशियल ऊल की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, जो आर्टिफिशियल ऊल है वो एक्चुअली पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है। नेक्स्ट है पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स को जनरली नाइलॉन्स के नाम से मार्केट में जाना जाता है। नाइलॉन्स एक्चुअली सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड्स होते हैं। पॉलीअमाइड्स मीन्स क्या होता है? C डबल बॉन्ड ONH। तो ऐसे जो अमाइड्स के चेन है वो कंटिन्यूस रिपीट होते जाएंगे तो उसको पॉलीअमाइड्स बोलेंगे। वो लीनियरली अरेंज्ड है, नो विथ नो ब्रांचिंग। लीनियरली है मतलब ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, तो ये नाइलॉन जो होते हैं वो सिंथेटिक लीनियरली पॉलीअमाइड होते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन थ्रू मिलते हैं। ठीक है, अब तक हमने देखे हमारे बाकी सारे जो पॉलीमर्स हैं वो कैसे मिल रहे थे? बाय एडिशन रिएक्शन, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू। बट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स मिलता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहाँ होता है बिटवीन डाई कार्बोलिक एसिड्स एंड डायअमाइंस। तो डायअमाइंस रिएक्ट करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, और वहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन मतलब खुद के साथ ही कंडेंसेशन होके वो देते हैं अमाइनो एसिड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टम्स। अब जो पॉलीअमाइड्स है, ऑफ कोर्स अमाइड्स का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड ONH, इसलिए ये अमाइड्स का चेन कंटिन्यूसली रिपीट होता जाता है, इसलिए इसे पॉलीअमाइड्स पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीअमाइड्स पॉलीमर दैट इज नाइलॉन के दो टाइप है, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाउ व्हाट इज नाइलॉन 66? ये जो नाइलॉन 66 है वो मोनोमर एडियापिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन से बनता है। ठीक है, तो एडियापिक एसिड रिएक्ट करता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन के साथ, और कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इनके बीच में, और ये बन जाता है नाइलॉन सॉल्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे है आपका नाइलॉन सॉल्ट। तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और बाकी बन जाएगा नाइलॉन सॉल्ट। अब जो नाइलॉन सॉल्ट है एक्चुअली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल टोटली लूज नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली कैसे, स्टेप वाइज में बताती हूँ, रुको पहले। तो स्टेप वाइज देखा जाए तो पहले यहाँ पे एक्चुअली नाइलॉन सॉल्ट बनता है बाय एडियापिक एसिड कमिंग टुगेदर विथ हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो ये दोनों साथ में आके पहले नाइलॉन सॉल्ट बनाते हैं, और नाइलॉन सॉल्ट अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज करता है और फिर देता है नाइलॉन 66। यहाँ पे जो नाइलॉन सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन थ्रू फॉर्म हुआ है एडियापिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन का, जो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, और इसलिए यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, उसके अंडर नाइलॉन सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है नाइलॉन 66 से। अब नाइलॉन 66 मतलब क्या?
तो यहाँ पे जो सिक्स सिक्स जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन्स इन एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायामाइन है। ठीक है, हेक्सामिथिलीन डायामाइन में भी 6 कार्बन्स हैं, आप देख सकते हो, और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, 2 कार्बन फ्रॉम CO2H और 4 कार्बन फ्रॉम CH2। तो इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 66, क्योंकि दोनों भी जो मोनोमर यूनिट्स हैं उन दोनों में भी 6 कार्बन्स हैं। तो नाइलॉन 66 एक्चुअली हाई मॉलिक्यूलर मास का लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि वो लीनियर चेन है विदाउट ब्रांचिंग। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, वो पानी में सोक करने के बावजूद भीगता नहीं है कभी, इसलिए उसके ज़्यादातर शीट्स बनाए जाते हैं। ब्रशेस के जो ब्रिस्टल्स होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं, उसका वो मटेरियल भी नाइलॉन 66 ही है। सर्जिकल स्ट्रेचर्स भी बनाए जाते हैं नाइलॉन 66 से, और बहुत सारे टेक्सटाइल फाइबर्स भी बनाए जाते हैं नाइलॉन 66 से। नेक्स्ट है नाइलॉन 6। तो इसके लिए आपको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को हीट करना होगा वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर। तो इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम होता क्या है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। देखो, जो कार्बोनिल कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा हुआ, उसके नेक्स्ट होता है बीटा, उसके नेक्स्ट गामा, उसके नेक्स्ट डेल्टा, और उसके नेक्स्ट होता है इप्सिलॉन। तो यहाँ पे इप्सिलॉन नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए इसका नाम होता है इप्सिलॉन। कैप्रोलैक्टम मतलब क्या होता है? साइक्लिक अमाइड। तो C डबल बॉन्ड ONH ये हो गया आपका अमाइड, और ये साइकिल या रिंग के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। तो साइक्लिक अमाइड मतलब होता है लैक्टम, ठीक है, और ये 7 मेंबर रिंग है, इसलिए इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। तो 7 मेंबर साइक्लिक अमाइड को कहते हैं कैप्रोलैक्टम या इप्सिलॉन लैक्टम। अब ये जो है उसको आप वाटर की प्रेजेंस में हीट करोगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो ये रिंग ओपन होके पॉलीमराइज होने लगेगी और बनेगा नाइलॉन 6। ऑफकोर्स यहाँ पे जो 6 नंबर है, ऑफकोर्स यहाँ 6 नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन्स की वजह से इसका नाम है नाइलॉन 6, जो सिंगल मोनोमर यूनिट से बना है, इसलिए इसमें एक ही 6 नंबर है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, और ये लस्टर ऑफ नाइलॉन 6 फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं टायर के कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, या फिर रोप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है पॉलीस्टर्स। तो पॉलीस्टर्स ने आप बहुत बार सुना होगा, मार्केट में आपके पेरेंट्स जा रहे हैं कुछ कपड़े खरीदने और कह रहे हैं कि पॉलीस्टर का मटेरियल है। तो पॉलीस्टर एक्चुअली जो पॉलीमर है वो बनता है ईस्टर लिंकेज थ्रू, इसलिए उसका नाम है पॉलीईस्टर। ठीक है, क्योंकि पॉली मीन्स मेनी, ईस्टर्स मीन्स ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत सारे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आपके कंडेंस होके बन रहे हैं यहाँ पे पॉलीईस्टर पॉलीमर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पॉलीएस्टर है वो मार्केट में ज़्यादातर टेरिलीन के नाम से बिका जाता है। इट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन किया जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन थ्रू। तो आपका इथिलीन ग्लाइकोल टेरिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और बनाता है कंडेंसेशन रिएक्शन थ्रू। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में ऑफकोर्स वाटर मॉलिक्यूल तो लॉस होने ही वाला है, जो ये OH है, और यहाँ से एक H लॉस होगा, और ये बन जाएगा आपका टेरिलीन या फिर डैक्रोन या फिर पॉलीईस्टर पॉलीमर। जो टेरिलीन है उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत सारे केमिकल्स को और वाटर को रेजिस्टेंट है, इसलिए ये ज़्यादातर ब्रिंकल फ्री फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है। रिंकल फ्री फैब्रिक मतलब आप कॉटन के कपड़े पहनोगे, एक बार भी पहन लोगे तो आप उसको दोबारा वापस नहीं पहन सकते हो, क्योंकि उसमें ना ऐसे चून जैसे बन जाती है या लाइनिंग आ जाता है, वो अलग से चुरा जाता है, करेक्ट। बट ये जो कपड़े हैं ये रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है। ये कॉटन, ये ऊल की तरह उनमें कभी रिंकल्स नहीं आते, और इसलिए टेरिलिन को एक्चुअली कॉटन और ऊल के साथ मिक्स करके पॉलिएस्टर जैसे कपड़े बनाए जाते हैं। जो हम मार्केट में जाके कहते हैं ये पॉलिएस्टर मटेरियल का शर्ट है, पॉलिएस्टर मटेरियल की साड़ी है, पॉलिएस्टर मटेरियल का ड्रेस मटेरियल है, क्यों? उसमें कॉटन ऊल के साथ टेरिलिन भी मिक्स किया गया है और उसमें रिंकल्स नहीं आते, ठीक है। ये टेरिलिन ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो हेलमेट्स में, सेफ्टी हेलमेट्स में बनाने के लिए यूज़ किया गया है। जो पॉलीइस्टर टेरिलिन है ये एक्चुअली कॉमनली यूज़ होता है थर्मोप्लास्टिक के लिए, जिसका ट्रेड नेम है पॉलिएस्टर पॉलीइथिलीन टेट्राफैलेट। ये यूज़ किया जाता है
बॉटल्स, जैम्स, पैकिंग कंटेनर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर पहला है बेकेलाइट। जो बेकेलाइट है वो एक्चुअली थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो रिएक्शन ऑफ फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन के साथ मिलता है। तो जो बेकेलाइट है वो कौन सा है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, और वो किसके रिएक्शन से मिलता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस कैटलिस्ट में के प्रेजेंस में, और फॉर्म होते हैं थर्मोसेटिंग या मोल्डिंग पाउडर इन 2 स्टेजेस। ठीक है, तो पहला क्या होता है? जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होंगे उनके लिए रिएक्ट होने के लिए कौन सा कैटलिस्ट चाहिए आपको? एसिड या बेस कैटलिस्ट, मतलब जो रिएक्शन को फर्दर लेके जाए और खुद रिएक्शन में ना यूज हो, वापस आपको रिएक्शन के एंड में मिल जाए, तो थर्मोसेटिंग पाउडर देगा आपको। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेज में क्या होता है? वेरियस आर्टिकल्स आर शेप फ्रॉम दिस पाउडर। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट मोल्ड्स। तो क्या करते हैं? पहले आप फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे और फिर आपको एक मोल्डिंग पाउडर मिलेगा जिसका नाम है नोवोलेक। ये नोवोलेक को एक्चुअली थर्ड स्टेज में अलग अलग मोल्ड्स मतलब आकार देने वाले बर्तन, उसमें डाल दिया जाएगा। उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हीट किया जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होने लगती है इस पाउडर के बीच में, और क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से एक रिजिड पॉलीमरिक मटेरियल बन जाता है जिसका नाम है बेकेलाइट, और उस मोल्ड का शेप ले लेता है। ठीक है, और ये बेकेलाइट इनसॉल्युबल इनफ्यूजेबल होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। बेकेलाइट एक्चुअली ग्लास का सब्स्टिट्यूएंट है, तो ग्लास की जगह बेकेलाइट के बॉटल्स और बेकेलाइट के वेरियस यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। बेकेलाइट इवन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, किचन वेयर और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी बहुत यूजफुल है। तो इसका रिएक्शन देखें तो इस तरह से है। फिनॉल दैट इज PHOH रिएक्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड दैट इज CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और ये 3 प्रोडक्ट दे सकता है। दैट इज CH2OH दैट फॉर्मल्डिहाइड आपके ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन होगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ ऑर्थो पे ज्वाइन हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक पे ऑर्थो पे एक पे पैरा पे ज्वाइंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे ज्वाइंट होगा। अब ये जो तीनों मिले हैं वो पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेंगे स्टेज 2 में और बनाएंगे नोवोलैक पाउडर। ये नोवोलैक पाउडर बाद में थर्ड स्टेज में अंदर जाता है मोल्डिंग मटेरियल में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ट्रीट होता है, जहाँ पे उसमें क्रॉस लिंकिंग होने लगता है, उसमें ब्रांचिंग भी बनता है, क्रॉस लिंकिंग भी होता है, पॉलीमराइजेशन भी होता है, और बना लेता है वो बेकेलाइट, अ स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूएंट फॉर ग्लास। नेक्स्ट है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर एक्चुअली आपको डेकोरेटिव टेबल टॉप्स लाइक फॉर्मिका या फिर प्लास्टिक डिनर वेयर में यूज़ किए हुए दिखेगा। तो मेलामाइन का बहुत सारे डिनर वेयर्स है जो आपके जो चीनी मिट्टी का सब्स्टिट्यूएंट आप बोल सकते हो, चाइना क्ले है उसका सब्स्टिट्यूएंट वाले जो आपको मार्केट में या फिर मॉल्स में आपको जो डिनर वेयर्स मिल जाएंगे वो एक्चुअली मेलामाइन मटेरियल के होते हैं, ना कि प्लास्टिक के, क्योंकि ये हीट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। ये ऑफ कोर्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है और इसे कहते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। जो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है वो एक्चुअली यहाँ पे मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो करते हैं, और कंडेंसेशन रिएक्शन थ्रू पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज होके वो क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ये है आपका मेलामाइन का स्ट्रक्चर जो फॉर्मल्डिहाइड CH2O के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब ये CH2O एक्चुअली सारे NH जो NH है यहाँ पे 1 2 3, तो ये तीनों NH में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो तीनों के एक एक H CH2O से रिप्लेस OH से रिप्लेस हो जाएंगे और ये बना लेगा आपका एक मोनोमर। और जो ये वाला मोनोमर जो बन रहा है जो NH के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बन रहा है वो एसिड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज हो जाएगा, क्रॉस लिंक हो जाएगा और बनाएगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन।
And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, don't waste your time in pleasing others. Your life is the reflection of your thoughts. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.